प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को इंडिविजुअल स्टडी करने के बाद अभी हम लोग एक ऐसे सर्किट को स्टडी करेंगे जिसमें हमारा एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर दोनों साथ साथ में होता है, जुड़ा हुआ किसके साथ, तो एक सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ। पहले हम लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे, सर्किट को बनाएंगे कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है और ये हमारा एक इंडक्टर है, ये हमारा एक इंडक्टर है जो एक दूसरे के साथ सीरीज में एक सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये हमारा सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ये हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये इस सोर्स का ईएमएफ कितना है, ये है हमारा E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। ये जो जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस, ये इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है हमारा R, ठीक है। और इसका जो ये जो इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, L के बराबर, ठीक है। तो ऑब्वियसली चूंकि ये दोनों का दोनों एलिमेंट, ये रेजिस्टेंस हमारा और ये हमारा इंडक्टर दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि सीरीज में जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है कि ये जो टोटल वोल्टेज है ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, ये टोटल ईएमएफ है ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है। सीरीज में क्या होता है कि करंट का वैल्यू सेम होता है लेकिन वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। और इन दोनों वोल्टेज का सम किसके बराबर होगा, इसके सम के बराबर, इसके बराबर होगा। तो ये बट जाएगा दो पार्ट में। सपोज इसके अक्रॉस जो वोल्टेज, इसको हम लोग नाम देते हैं वी आर, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, वी आर। और इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस वोल्टेज है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, वी एल, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, और यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एल। तो अब हम लोग कंसिडर करें कि भाई ये सोर्स ऑफ ईएमएफ की वजह से इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है इधर की ओर। तो आई करंट जो फ्लो होगा तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं वी जो कॉस्ट क्या होता है, आई आर। तो वी आर मतलब वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर जो कुछ किसके बराबर हो जाएगा, ये आई आर के बराबर, जहाँ पे आई क्या है, फ्लो होने वाला करंट, और आर क्या है, इसका रेजिस्टेंस। हम लोग जानते हैं कि इससे रिलेटेड जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एल से, जिसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आई एक्सएल के बराबर होगा, ठीक है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वी आर को हम लोग क्या लिखे, आई आर के बराबर, और जबकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वी एल, इसको हम लोग क्या लिखे, आई एक्सएल के बराबर, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम को ही बनाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट ये होगा इसका फेजर डायग्राम को बनाना। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ये यदि इसमें करंट का डायरेक्शन ये है, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है, ये हमारा आई का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए करंट का इसमें भी वही डायरेक्शन होगा, इसमें भी करंट का वही डायरेक्शन होगा, ये हमारे आई का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आर में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है, मतलब कि वी आर ये जो वोल्टेज है ये भी इसी का फेजर भी इसी डायरेक्शन में होगा। जबकि इसमें क्या रहता है हमारा एल सर्किट में, एल में क्या होता था कि वोल्टेज जो है वो लीड करता है, वोल्टेज जो है एक्सीड करता है करंट को, कितने फेज से, तो पाई बाई 2 फेज से। मतलब यहाँ पे वी एल जो है हमारा आगे चलता है कितने फेज से, पाई बाई 2 फेज से। इसको हम लोग सेम फॉर्मा में डालने का कोशिश करेंगे अभी, कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वी आर वो आई के अलोंग है, लेकिन वी एल जो है वो आई से पाई बाई 2 फेज आगे चल रहा है। लेकिन हाँ इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड का जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर है, तो ये इसके ईएमएफ के बराबर है। ऐसे ही कोई हम लोग को फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई। चलिए इसका फेजर डायग्राम अभी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ये है हमारा ओ वाई एक्सिस, ये हमारा है ओ वाई एक्सिस, ठीक है, ये हमारा ओ वाई एक्सिस है, और ये है हमारा ओ एक्स एक्सिस। इसको चलिए हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ओ, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है।
चलिए बिना सोचे समझे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ये ई, ये जो फेजर है हम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही ई जो है दो पार्ट में बढ़ रहा है हमारा, वी आर और वी एल में। और इस तरह से बढ़ रहा है कि वी आर और वी एल इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड का जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर है, इसी ई के बराबर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको दो पार्ट में बांटेंगे। चलिए इसको भी हम लोग कर देते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा वी आर है, ठीक है। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी के अलोंग क्या होगा, हमारा करंट भी है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, वी आर के अलोंग ये क्या है, यही हमारा करंट भी है, करंट का डायरेक्शन भी बता रहा है, ठीक है। और तो ऑब्वियसली इस आई से कितना फेज आ गया, ये वी एल π/2, मतलब इससे π/2। तो आप लोग सोच सकते हैं कि भाई ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको, वी एल को, ठीक है। तो ये जो हमारा ये वाला पार्ट, ये टोटल किसके बराबर है, क्योंकि ये जो कोस्ट ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका फेज कितना है ओमेगा टी, तो इसका ये पार्ट कितना हो गया हमारा ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया ओमेगा टी। और जबकि ये ओमेगा टी, जबकि करंट जो है ये ओमेगा टी से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो चलिए इस एंगल को अभी हम लोग ये सिर्फ ये वाला पार्ट को मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है फाई। तो करंट का जो हमारा फेज बचा वो क्या बचा, ये पूरा ओमेगा टी है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना मान लिया, दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, फाई है। तो यहाँ पे मान लिया क्या, ये हमारा हो गया करंट का जो ये है वो क्या ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। ये हमारा हो गया ओमेगा टी माइनस फाई। लेकिन हाँ क्या बोले कि ये जो ई है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, हाँ है भी, क्योंकि ये और ये दो वेक्टर दो अलग अलग डायरेक्शन में है। तो ऐसे में इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम लॉ का सहारा लेते हैं। और पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है कि इसका जो हमारा, यदि ऐसा कोई दो वेक्टर्स होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं मिला के पैरेललोग्राम बनाते हैं, और इसका जो डायगोनल है वही क्या करता है, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा, कि ये जो हमारा ई है ये सम है किसका किसका, वी आर, वेक्टर वी आर और वी एल का, ठीक है। तो यदि मैग्नीट्यूड की बात करें, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ई नॉट के बराबर है, वो इसके मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड के सम के वेक्टर सम के बराबर होगा, है ना। तो चलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या है ई नॉट, यहाँ पे हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखेंगे ई नॉट। और आप लोगों को याद होगा पैरेललोग्राम लॉ के जो डायगोनल को निकालने के लिए, पैरेललोग्राम लॉ के इस डायगोनल को निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिखते थे, ठीक है, √a² + b² + 2ab cos θ। तो यहाँ पे क्या, इसका मैग्नीट्यूड इसको लिखेंगे वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का स्क्वायर, a² + b² हो गया, प्लस 2v नॉट आर इंटू वी नॉट एल, और कॉस दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना है हमारा, तो 90 डिग्री है। ये कितना π/2 है, तो ये cos 90। ऑब्वियसली ये टर्म पूरा एलिमिनेट होने जा रहा है, क्यों, क्योंकि cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो ये पूरा टर्म एलिमिनेट हो गया। तो हम लोगों को यहाँ से क्या मिल गया, हम लोग यहाँ से मिल गया ई नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का स्क्वायर। चलिए यदि हम लोग दोनों ओर स्क्वायर करें तो इधर से क्या मिलेगा हम लोगों को, इधर से मिल जाएगा ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का स्क्वायर, वी नॉट एल का स्क्वायर। जबकि ओब्वियसली इस वी नॉट वी आर के जगह पर यदि हम लोग आई आर लिखेंगे तो वी नॉट आर के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, वी नॉट आर के जगह पे क्या लिखेंगे, आई नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे आई नॉट का स्क्वायर और एक्सएल का स्क्वायर। इन दोनों में से हम लोग आई नॉट को कॉमन करें तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको यदि हम लोग आगे सिंप्लीफाई करें तो हम लोगों को आई नॉट का जो वैल्यू मिलेगा
आई नॉट का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो ई नॉट बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, यही क्या होता है हमारा इफेक्टिव। मैंने पहले ही आप लोगों को सिखाया कि ये जो हमारा ई नॉट के नीचे वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसी इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे पहले हम लोग उसको रेजिस्टेंस बोले, फिर हम लोग उसको ये बोले रिएक्टेंस बोले, लेकिन जो कि यहाँ पे आरएल सर्किट है तो इसको क्या बोलेंगे, इस तरह के इफेक्टिव रेजिस्टेंस को क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम लोग इम्पीडेंस का। क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे इम्पीडेंस का। मतलब कि आरएल सर्किट से रिलेटेड जो भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है उसको क्या नाम देंगे हम लोग, इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये इम्पीडेंस किसके बराबर होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। इसी एक्सएल को हम लोग ओमेगा एल से रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया, हमारा चीज़ें मिल गई हम लोगों को, इम्पीडेंस मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे फेज डिफरेंस कितने का मिल रहा है, फाई का। करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितने का है, फाई का। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारा करंट जो मिलेगा हम लोगों को कितना मिलेगा, I इज इक्वल्स टू आई नॉट किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस फाई। तो जहां पे इस फाई का वैल्यू, इस फेज डिफरेंस का वैल्यू, फाई का वैल्यू कितना होगा, चलिए हम लोग फाई का वैल्यू यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, ये हमारा 90 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 10 फाई, निकालते हैं 10 फाई इज इक्वल्स टू पी बाई बी। ठीक है, तो ये पी क्या, ये वी एल के बराबर नहीं है, ये वी एल के बराबर है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वी नॉट एल बाई वी नॉट आर। ठीक है, तो फाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, फाई इज इक्वल्स टू हम लोग इसको या तो फिर इसको ऐसा भी ले सकते हैं, आई नॉट एक्सएल बाई आई नॉट आर। तो ये और ये हमारा कैंसिल आउट होने के बाद क्या बच जाएगा, एक्सएल बाई आर। तो फाई का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10 इनवर्स, या तो हम लोग वी नॉट एल बाई वी नॉट आर लिखेंगे, या तो फिर एक्सएल बाई आर भी लिख सकते हैं, ओमेगा एल बाई आर भी लिख सकते हैं। तो चीज़ें मिल गई। ये हमारा फेज डिफरेंस होता है कितने के बराबर, फाई के बराबर। फाई किसके बराबर है, तो 10 इनवर्स वी नॉट एल बाई वी नॉट आर के बराबर। और करंट का वैल्यू क्या मिलेगा, तो साइन ओमेगा टी आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, जहाँ पे फाई क्या है, फेज डिफरेंस है और उसका वैल्यू कितना है, इसके बराबर है। यहाँ पे करंट के फ्लो को रेसिस्ट करने वाला कौन है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, उसको इम्पीडेंस बोलते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। इसको एक्सएल को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, सॉरी रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ओमेगा एल से। और ये हमारा फेजर डायग्राम है। बस इसमें इतनी सी चीज़ें पढ़नी थी। अब इसी से सेम टू सेम हम इससे रिलेटेड हमारा क्या है, तो आरएल के बाद हमारा आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट भी काफ़ी मिलता जुलता है इससे। जिस तरह से ये आरसी में ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, सिर्फ सी में क्या होता है कि हमारा करंट लीड करता है और वोल्टेज ये करता है। तो यहाँ पे वीएल की जगह पे जो है ना वीसी, ये नीचे की ओर होगा, और बस इसमें थोड़ा सा बदलाव होगा, वो भी किससे काफ़ी मिलता जुलता है। यदि ये समझ में आ गया तो आरसी सर्किट भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।